तो इस वीडियो के जरिए मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आपको सारे टॉपिक रिवीजन कराए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक आपका रिवाइज हुए कि रिवीजन के फॉर्म में, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अभी मैं जो भी बताऊंगा आपको वो ओल्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड है और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में होगा। सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करूंगा आपका रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। देन मैं ज्योग्राफी पे जाऊंगा जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। देन हिस्ट्री, एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिएवल एज। तो ऐसे ऐसे मैं एनसीईआरटी पूरा कवर करने का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये किसी और के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। मैं उसी से आपका रिवीजन कराने का सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड उसमें जो सबसे पहला हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कि एंशिएंट हिस्ट्री का इंडिया में साइंस एंड सिविलाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि एंशिएंट सोसाइटी में साइंस एंड सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन था और वो किस प्रकार से आज मॉडर्न सोसाइटी में एक बेस बनाए हुए हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री में साइंस एंड सिविलाइजेशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड कल्चर या फिर ऐसे जितने भी चेंजेस हुए और जितने भी डेवलपमेंट्स हुए वो नहीं होता, तो आज का हमारा जितना भी डेवलपमेंट है वो खोखला नजर आता और खोखला ही होता। और कहीं तक हमारी सोसाइटी जो हो यहाँ तक नहीं पहुंच होती, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रिलीजन का एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका क्या कहानी था। तो देखिए इंसान का एंशिएंट हिस्ट्री में जब, जैसे देख लीजिए स्टोन एज आया था। स्टोन एज क्या था? स्टोन एज वो एक समय था जब इंसान हार्श कंडीशन में रहते थे। उनके पास में खाने पीने के लिए कोई सुविधा नहीं था। इवन उनको हंटिंग भी करना था ना तो भी मुश्किल होता था, क्योंकि उनके पास में पत्थर के औजार होते थे। और वो जो स्टोन्स के वेपन्स होते थे, वो स्टोन वेपन्स उतना ज्यादा कैपेबल नहीं थे जितना ज्यादा होना चाहिए था। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हुआ। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी इंसान का नेचर के साथ में कन्फ्रंटेशन हुआ ना, चीजें बदल गई। कैसे बदल गया? इंसान जंगलों में रहना शुरू किया, इंसान पहाड़ों पे रहा, पहाड़ों के नीचे रहा, गुफाओं में रहा, सीवियर कंडीशन को फेस किया, नंगा रहता था पहले, हार्श कंडीशन फेस किया, एक्सट्रीम क्लाइमेट देखा। इंसान ने सब कुछ बियर किया और उन सारे प्रॉब्लम से, उन सारी मुश्किलों से वो पार करते गया और आज हम लोग जहां पे हैं वो उसी का नतीजा है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स होते थे, कुछ ऐसे सुपर नेचुरल एक्टिविटी होते थे जिससे जो अर्ली ह्यूमंस थे ना वो डर जाते थे। जैसे थंडरिंग, रेनफॉल, सनशाइन। मतलब इनको वो चीज समझ में नहीं आती थी। सनशाइन उनको समझ में नहीं आती थी, कहां से? उनको लगता था ओ माय गॉड ऊपर से आ रहा है तो सन है, ये भगवान है। उनको लगता था रेनफॉल हो रहा है, उनको पता नहीं था ये क्या है, डर जाते थे वो, उनको पूछना शुरू कर दिया। जब थंडरिंग होता तो भी डर जाते थे वो लोग, उनको पूछना शुरू कर दिया। रेनफॉल में खुश हो जाते थे, थंडरिंग से डर जाते थे एक्चुअली। तो उन सबको उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि यार ये माउंटेन है, हमसे बड़े हैं, हम इनके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उनको वो लोग पूछना शुरू कर दिए। मतलब कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स थे, सुपर नेचुरल एक्टिविटी होते थे जिनको अर्ली ह्यूमन बींग्स ने नहीं समझा और उसको उन्होंने रिलीजन नाम दे दिया। जब आप सोशियोलॉजी में रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बोला भी गया है कि रिलीजन की जो उत्पत्ति हुई है ना वो एक्चुअली फियर से ही हुई है। वन ऑफ द कॉज इज फियर। डर एक सबसे बड़ा कारण है। तो खैर हम लोग सोशियोलॉजी यहाँ पर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, सॉरी, लेकिन मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कैसा होता है और अर्ली ह्यूमंस के साथ में ऐसा हुआ था। एंशिएंट हिस्ट्री में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म डेवलप हुआ लेकिन धीरे धीरे डिसअपीयर करते गया और इंडिया से जैसे जैसे डिसअपीयर किया वैसे वैसे वो जापान में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ और वेस्टर्न एशिया में डेवलप हुआ वो, लेकिन इंडिया से वो डिसअपीयर कर गया था। चूंकि बुद्धिज्म इंडिया में बहुत सालों तक प्रिवेल किया था, इसीलिए कुछ न कुछ उसके आर्ट एंड कल्चर पे, साथ ही साथ में लिटरेचर पे, सोसाइटी पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था। लैंग्वेज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा था। इन सब पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट रहा था। जैनिज्म भी इंडिया में डेवलप हुआ था उस समय। जैनिज्म उस समय इंडिया में ओरिजिन हुआ था, लेकिन जैनिज्म इंडिया से डिसअपीयर नहीं हुआ। चूंकि आज भी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंडिया में पाए जाते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी में है, जो कि इंडिया में ही कभी ओरिजिन हुए थे। ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म दोनों का एक ही मतलब हुआ। जो ब्राह्मणिज्म था वो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट था और इसीलिए उसका आर्ट, लिटरेचर एंड सोसाइटी पे इंपैक्ट तो होगा ही होगा।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं वर्ना सिस्टम के बारे में कि वर्ना सिस्टम किस प्रकार से एंशिएंट सोसाइटी में एक्टिविटी, किस प्रकार से एंशिएंट सोसाइटी में अपनी पूरी की पूरी वहां पे डोमिनेंट कायम करके रखा हुआ था। देखिए उस समय की जो सोसाइटी थी ना, यानी कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी जो थी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता था, वो पता है कैसे कैसे वो मेंटेन होता था? उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता था वो होता था रिलीजन। रिलीजन का मतलब यहाँ पे है प्रिस्टली क्लास, एंड उनको जो सपोर्ट करने वाले जो एलिमेंट्स थे दैट वाज द वॉरियर्स। तो ये दोनों मिल के ना रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को एंशिएंट हिस्ट्री में मेंटेन करते थे। लेकिन ऐसा सिचुएशन उस समय के कंटेम्परेरी सोसाइटीज में, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर थे, ऐसा नहीं था। वहां पे रिलीजन के जरिए नहीं को कंट्रोल किया जाता था, या फिर कोई प्रिस्टली क्लास है या फिर कोई वहां पे वॉरियर क्लास है, वो उनको नहीं कंट्रोल करता था। रिलीजन से जरिए और प्रिस्टली क्लास, वॉरियर क्लास के जरिए वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता था। दैट वाज द मीनिंग। और जो वर्ना सिस्टम के जरिए, यानी कि जो ब्राह्मणस और क्षत्रियज रूल्स बना देते थे, वो उनको डिवाइन मानते थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो डिवाइन था। अगर आप उसका वायलेशन करते हैं, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में 4 वर्णास पाए जाते थे, आप तो जानते ही होंगे, ब्राह्मणास, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। अगर ये चारों में से कोई भी उसको वायलेट करता था, खास करके शूद्राज और वैश्याज होते थे, उनको बहुत कड़ी पनिशमेंट दी जाती थी। हालांकि ऐसा नौबत ही नहीं आता था कि वो उनका वायलेशन करे, लेकिन हाँ ऐसा था प्रोविजन, पनिशमेंट मिलती थी अगर कोई वायलेट करता था लॉ एंड ऑर्डर को। जो एंशिएंट हिस्ट्री में वर्णास थे, क्लास था, सोशल क्लास डेवलप हुए थे, जाति कास्ट जो डेवलप हुए, वो धीरे 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 समय के अंतराल में वो हेरिडेटरी होते गए। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप ब्राह्मणा कुल में पैदा होते हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप शूद्राज के यहाँ पैदा होते हैं तो आप शूद्राज हैं। यहाँ पे कोई काम के बेस पे और आपके औकात के बेस पे और आपके नॉलेज के बेस पे डिमार्केशन नहीं किया हुआ था। ध्यान से समझिएगा, धीरे 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 वो हेरिडिटी होता गया। और आज भी वही सिचुएशन है। अगर आप ब्राह्मणास के यहाँ पैदा होते हैं तो आपको ब्राह्मण बोला जाएगा, अगर आप शूद्राज के यहाँ पैदा हो तो शूद्राज बोला जाएगा। और ये हेरिडिटी होते गए स्टार्टिंग से ही। हालांकि वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन वर्ना सिस्टम का स्टेट के फॉर्मेशन पे भी बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि अगर वर्ना सिस्टम डेवलप नहीं होता तो उस समय का सोशल सिस्टम नहीं डेवलप होता, सोशल इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप होते, सोशल क्लासेस नहीं डेवलप होता। स्टेट के फॉर्मेशन में वो रोल बहुत बड़ा प्ले किया। तो कैसे प्ले किया? जो उस समय की सोसाइटी थी ना, उस समय की सोसाइटी मेनली प्रिस्टी क्लास द्वारा और वॉरियर क्लास द्वारा रूल की जाती थी। और उन्होंने अपनी लोअर क्लास के लोगों को, मतलब जिसको हम धर्मा बोलते थे, धर्म क्या होता था? धर्म उस समय का मतलब ये होता था कि अगर शूद्राज को ये बोला गया है कि भैया आपका काम है कि आपसे ऊपर जितने भी वर्ण है उनको सर्व करना है, तो आपको करना है। आप किसी अपर कास्ट के लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, अपर कास्ट के यहाँ खाना नहीं खा सकते हैं, आपके यहाँ ब्राह्मणाज एंड क्षत्रिय आपके शैडो करने के, आपके परछाई को भी नहीं टच कर सकते हैं, ना आप उनके यहाँ जा सकते हैं। ये सब मेंशन किया हुआ था। इतना बड़ा डिमार्केशन था उन सबके बीच में। तो ये उनके दिमाग में, यानी कि जितने भी ये सब पॉइंट्स थे ना, उनके दिमाग में इतने गहराई से, यानी कि इतने डीपली उनके दिमाग में इंसाइन कर दिया गया था, इनग्रेव्ड कर दिया गया था कि वो कोई भी उनसे मुकर नहीं सकता था। इसीलिए गीता में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं। द पीपल शुड ले डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ देयर धर्म। लोगों को अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान तक भी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए खतरनाक होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? धमकी, यस बिल्कुल धमकी था कि अगर आप शूद्राज हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपर कास्ट के सारे लोगों को सर्व करेंगे, और साथ ही साथ में आपके लिए जो ड्यूटी दिया गया है उस ड्यूटी को भी आप फुलफिल करेंगे। आप अपर कास्ट के लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, आप वहां पे खाना नहीं खा सकते हैं, आपके घर में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय खाना नहीं खाएगा। आपको जो काम दिया गया वही काम करना है, आपके जो एक्टिविटी दिया गया वही करेंगे। अगर आप चमार हैं, जूता बनाने वाले, तो जूता ही बनाएंगे। आप जूता छोड़ के कहीं पढ़ाना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि वेदास का जो मंत्राज का उच्चारण करता था वो ब्राह्मण ही कर सकता था, चाहे आप क्यों ना उसमें प्रोफिशेंट हो, लेकिन आप शूद्राज ही रहेंगे, आपका काम ही वही है। ये होता था धर्म। और इसको उस समय की सोसाइटी में बहुत डीपली दिमाग में इंग्रेव कर दिया गया था। और वेदा और ये गीता में भी धमकी दी हुई थी। दैट इज द मीनिंग। यस, दैट वाज द धमकी।
और इन सब के चलते क्या हुआ, इन सब के चलते एक बात हुआ था, ये हुआ था कि कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री में और एंशिएंट सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो फोर वर्नर्स हैं उनके बीच में कभी क्लैश नहीं हुआ। कहां से होता क्लैश होने वाला तो सिस्टम ही इन्होंने गायब कर दिया था भाई। जिस चाबी से ताला खोलना था वो तो चाबी इन्होंने गायब कर दिया था। अब चाबी क्या था, चाबी ये था कि कभी तो आप सोचें कि भैया मैं चमार हूं तो चमार ही क्यों रह सकता हूं, केवल मैं जूता ही क्यों बनाऊंगा। अगर मेरे पास में वेदांत है, मैं वेदांत पढ़ के प्रोफिशिएंट हो सकता हूं, पंडित हो सकता हूं, लेकिन ये अलाउ नहीं था। केवल पंडित वही हो सकते थे जो कि ब्राह्मणास थे और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन ये सिचुएशन मेडिएवल सोसाइटी में धीरे धीरे बदलेगा और मॉडर्न में बिल्कुल बदल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोसफिकल सिस्टम का, कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में फिलोसफिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, किस किस प्रकार की फिलोसफी थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो काम शूद्राज एंड वैश्याज करते थे ब्राह्मणाज एंड क्षत्रियाज के लिए, सेम जो वर्क था ना वो रोम में और वेस्टर्न वर्ल्ड में स्लेव करते थे। समझ लीजिए कितनी बुरी हाल थी इनकी। चलिए अब बात करते हैं फिलोसफिकल सिस्टम के बारे में कि किस किस प्रकार की फिलोसफी डेवलप हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी की, देन बात करेंगे रियलिस्टिक फिलोसफी। एंशिएंट हिस्ट्री में मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी एक ही हुई जिनका नाम था कपिला द्वारा जो दिया गया था सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी। उसके पीछे कारण भी था क्योंकि कभी वो स्पिरिचुअलिज्म या फिर स्पिरिचुअलिज्म में कभी विश्वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म दोनों पर फोकस किया था। तो कपिला द्वारा दिया गया सांख्य फिलोसफी एक मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी। कपिल जो थे वो 500 BC में जन्म लिए थे। एंड सांख्य फिलोसफी क्यों मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी, ध्यान से सुनिएगा। कपिल ने बोला कि देखिए अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो 3 प्रकार से मिल सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा इन्फरेंस एंड तीसरा वर्ड्स। इन तीनों के जरिए आप रियल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भगवान का रोल नहीं है। उन्होंने बोला, क्या बोला, जो वर्ल्ड है ना उस वर्ल्ड की उत्पत्ति भगवान ने नहीं किया है। किसने किया है, नेचर ने किया है। दैट्स व्हाई दिस इज मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी। ये भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता। कपिल के बाद उसी की फिलोसफी को आगे बढ़ाया चारवाक है 600 BC में। चारवाक ने अपना एक फिलोसफी दिया जिनका नाम था लोकायता। लोकायता भी मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी था क्योंकि उन्होंने भी भगवान के पूरी एग्जिस्टेंस को डिनाई किया कि ऐसा होता ही नहीं है कि भगवान के द्वारा हम लोग बनाए गए हैं। उन्होंने सिंपल बोला, क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बाय मैन थ्रू हिज सेंसुअल ऑर्गन्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या भगवान को देखे हो, भगवान को फील कर सकते हो, भगवान को कभी मिले हो, भगवान को सुन सकते हो, मैं नहीं यार। दैट्स व्हाई दिस इज मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी। तो ये चारवाक की फिलोसफी थी। देन जो नेक्स्ट फिलोसफी आती है वो है वो जो फिलोसफी वो है आइडियलिस्टिक फिलोसफी। आइडियलिस्टिक फिलोसफी का क्या मानना था कि अगर आपको रियल नॉलेज चाहिए तो वो रियल नॉलेज केवल और केवल उपनिषदात से मिल सकता है। मैंने क्यों बोला कि ये मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उपनिषदाज आ गए। उपनिषदाज खुद एक अपने आप में फिलोसफिकल एस्पेक्ट है और यहाँ पर रियल नॉलेज के लिए उपनिषदाज को पढ़ने के लिए बोल दिया गया। दैट्स व्हाई दिस इज आइडियलिस्टिक फिलोसफी। एंशिएंट हिस्ट्री में क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में क्या योगदान रहा एंशिएंट इंडियन सोसाइटी की, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में स्टील मेकिंग, यानी कि जो हमारे पुराने लोग थे एंशिएंट हिस्ट्री के, वो स्टील मेकिंग बहुत बेहतरीन जानते थे। अजंता के यहाँ पेंटिंग देख लो, अजंता के उसमें पेंटिंग, तो पेंटिंग में महारत हासिल था। साथ ही साथ में कलर डाइंग में तो पूछिए मत। आज भी ब्लू रंग पूरी वर्ल्ड में, यानी कि होल वर्ल्ड में इंडिया के इंडिगो ब्लू पूरी वर्ल्ड में फेमस है। पॉलिटी में अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ कि किस प्रकार से भाई किसी एम्पायर को चलाना है, उसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पैटर्न क्या होना चाहिए, टैक्सेशन से रिलेटेड किस प्रकार से राजा को अपने प्रजा को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्ला ब्ला, ये सब के सब अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र भी उस समय का पॉलिटी से रिलेटेड। देन अशोका के समय में अशोका ने क्या पॉलिसी मेंशन किया, धम्मा पॉलिसी लाया अशोका ने। साथ ही साथ में पीस की पॉलिसी लाया, नॉन एग्रेशन पॉलिसी लाया, टॉलरेंस था यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस वाली पॉलिसी लाया। इसी प्रकार से डेमोक्रेसी भी हमारे इंडिया में आया था। हालांकि माना जाता है कि डेमोक्रेसी सबसे पहले ग्रीस में आया, लेकिन इंडिया के जो लिच्छवी था गणतंत्र, जो बिहार का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे पहली बार लोग किंग को चुनते थे, अपने ग्रुप में से किसी को चुन के किंग बना देते थे। तो ये इंडिया में सबसे पहले बार हुआ था। लेकिन
वेस्टर्न वर्ल्ड वाले बोलते हैं कि ग्रीस में हुआ था। खैर हम लोग यहाँ पे डिबेट नहीं करेंगे। देन साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन था एंशिएंट हिस्ट्री का, आप समझ सकते हैं। साइंस एंड कंट्रीब्यूशन में, साइंस एंड मैथमेटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। जैसे देख लीजिए साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर में मैंने क्या बताया कि ब्राह्मणास का मानना था कि केवल मंत्रास का उच्चारण, चांटिंग, केवल और केवल जो प्योर है ना, प्योर जो चैंटिंग है, एक्यूरेट चैंटिंग, वो केवल और केवल ब्राह्मणास ही कर सकते हैं। और उनके लिए उनको क्या होना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक में माहिर होना पड़ेगा और साथ ही साथ में प्रोनाउंसिएशन में भी माहिर होना पड़ेगा। इसी पर इसलिए उस समय की सोसाइटी ने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट लिटरेचर पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। दूसरी बात, संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है संस्कृत ग्रामर का। किस समय लिखा था इन्होंने, 4th सेंचुरी बीसी में लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा 4th सेंचुरी बीसी में लिखा गया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3rd सेंचुरी बीसी में एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उस समय दो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट एंड ब्राह्महीर हुए। आर्यभट्ट एंड ब्राह्महीर दो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। कैसे थे, क्योंकि मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। नोटेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम एंड जीरो का यूज करना इंडिया में सबसे पहली बार हमारे यहाँ ही हुआ था, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था। यहीं से इंडिया से, यानी कि इंडिया से इन तीनों का स्प्रेड हुआ अरब में, और अरब से धीरे धीरे पूरी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, जिसका कि हम लोग बाद में अलग अलग लिटरेचर में इसका जिक्र भी मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में जो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, यानी जो ईंट बनी होती थी, उनका क्वालिटी देखे ही थे। तो इसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एंशिएंट सोसाइटी में टेक्नोलॉजी एंड मैथ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। ट्रिग्नोमेट्री उसमें बहुत बड़ी इस्तेमाल होता था। जियोमेट्री, पूरी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी जियोमेट्रिकल पैटर्न पर बनी हुई थी। उनकी जो ड्रेन्स की बनावट थी वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है, क्योंकि पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो बेस्ट खासियत है, जो बेस्ट इंपॉर्टेंस फीचर है, वो है ड्रेनेज पैटर्न। तो ये कुछ सिस्टम्स थे। देन आर्यभट्ट ने किताब लिखा जिनका नाम था आर्यभट्टिया। ब्राह्महीर 6th सेंचुरी बीसी में हुए। ब्राह्महीर ने भी किताब लिखा था जिसका नाम था बृहद संहिता। उन्होंने वो किताब 6th सेंचुरी AD में लिखा था। देन मेडिसिन में एंशिएंट हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही रहा था। कैसे कंट्रीब्यूशन रहा था, उस समय दो बहुत बड़े 2nd सेंचुरी AD में एंशिएंट हिस्ट्री में दो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ मेडिसिन से रिलेटेड स्कॉलर्स हुए थे। पहले थे सुश्रुता, सेकेंड थे चरकास। सुश्रुता ने किताब लिखा सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी 121 एलिमेंट्स के बारे में बताया और इंप्लीमेंट्स के बारे में बताया। इवन आज की जो सर्जरी होती है, जो प्लास्टिक सर्जरी है, वो कहीं ना कहीं हमारे सुश्रुता के ग्रंथ सुश्रुत संहिता से ही ली गई है। नेक्स्ट चरका जाते हैं। चरक ने किताब लिखा चरक संहिता। चरक संहिता को आज इंडियन मेडिसिन का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। इन्होंने लेप्रोसी, हिस्टेरिक, ट्यूबरक्लोसिस, फीवर ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के बारे में मेंशन किया, उसके रिकवरी के बारे में मेंशन किया, उसके इलाज के बारे में मेंशन किया, लेकिन कभी भी उसके कॉजेस के बारे में नहीं बोला कि ऐसा इन्फेक्शन होता क्यों है। एंशिएंट हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में एंशिएंट इंडियन ने कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। आर्ट एंड लिटरेचर में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। आप समझ सकते हैं कि चारों वेदास उन्होंने ही लिखा, उपनिषदास लिखा, आर्यकाज लिखा, सब कुछ उन्होंने ही लिखा। एंशिएंट हिस्ट्री में तो सब कुछ किया गया। दैट्स वाई एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आर्ट एंड लिटरेचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोका का मोनोलिथिक पिलर देख सकते हैं, पूरी तरीके से शाइनिंग पॉलिश किया हुआ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर से मैच करता हुआ। कैसे हुआ आज भी मिस्ट्री है, कैसे हो सकता है। देन अजंता की जो टेम्पल्स है, जिसमें 30 केव्स अजंता, पूरी की जो 30 केव्स अजंता केव्स में 30 केव्स हैं, जो 2nd सेंचुरी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी बीसी तक लिखा गया था। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया बुद्धा की इनकारनेशन से रिलेटेड फोकस किया गया चीज़ों को। तो ये भी हमारे लिटरेचर को दिखाता है किस प्रकार से लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट एंड लिटरेचर पर फोकस कर रहे थे। गंधारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें सबसे पहली मूर्ति जो बुद्धा की बनी थी, वो दिखाता है कि किस प्रकार से अफगान का इंडिया के साथ में कमिंगलिंग हुआ था। पूरी की पूरी बनावट तो इंडियन दिखती है, लेकिन जो हेड का शेप और हेड का जो बनावट वो दिखता है कि किस प्रकार से ग्रीस का इस पे इम्पैक्ट है। लिटरेचर में आ जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी उस समय का, वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे बुद्धिज्म। द्वार पंडितें होते थे वहाँ पे, द्वार पंडिता का काम ही था एडमिशन लेना। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस थे। और लिटरेचर में तो समझ ही रहे हैं कि इंडो आर्यंस ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया लिटरेचर में होता है वेदास।
उन्होंने चारों वेदास लिखे। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कि किस प्रकार से एंशिएंट इंडियन सोसाइटी ने आर्ट एंड कल्चर में, रिलीजन में, वर्णा सिस्टम में, फिलोसफी में, पॉलिटी में, साइंस एंड मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, मेडिसिन में कंट्रीब्यूशन दिया था। अब आप इतना समझ गए हैं, जब भी आप कभी दोबारा रिवीजन करना चाहेंगे, कभी दोबारा पढ़ना चाहेंगे तो इजीली आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। हालांकि जितना मैंने बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन को कवर करूंगा। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो। तब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कहीं भी अगर आपको कोई इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, मैं जरूर आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर पर मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि अगर मेरे अंदर आपको कोई भी कमी, कोई भी गलती नजर आ रही है तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट करिए। मैं जरूर अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूँगा। थैंक यू सो मच।